नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी पर छठा व्याख्यान। इससे पहले हम 5 व्याख्यान कर चुके हैं और उन व्याख्यानों में हमने विशेषकर लॉर्ड डलहौजी का साम्राज्य विस्तार, जिसमें अवध को किस अवैध तरीके से एक हड़पना जिसको कहते हैं, उस राज्य को कुशासन के आधार पर हड़पा, वो किया था। और साथ में लॉर्ड डलहौजी ने जो सुधार यहाँ पर किए, उसके द्वारा जो भी एक नए नवाचार जो यहाँ पर हुआ, नए नई चाहे रेल हो चाहे डाकतार हो, उनका जो वो भारत में जो लॉन्च हुई, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम कर रहे हैं लॉर्ड डलहौजी की विदेश नीति। विद्यार्थियों, भारत के जो यहाँ के राजा थे, जो राज्य थे, उनके प्रति लॉर्ड डलहौजी की नीति स्पष्ट थी। अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य विस्तार का लगातार जारी रखना उसका एकमात्र लक्ष्य था। उसकी विदेश नीति का लक्ष्य क्या था? राज्य का विस्तार करना। इतिहासकार इंस लिखता है, अंग्रेज इतिहासकार, उससे पहले के जो गवर्नर्स थे, गवर्नर जनरल्स थे, ने साधारणतः इस सिद्धांत के आधार पर कार्य किया था कि जहां तक संभव हो राज्य विस्तार से बचा जाए। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने इस सिद्धांत पर कार्य किया कि राज्य विस्तार किया जाए, बेशर्त उसके लिए कोई भी विधि सम्मत आधार उपस्थित नहीं हो, उसके पास में कोई ऐसा तर्क उसके पास में राज्य विस्तार के फेवर में भले ही नहीं हो, येन केन प्रकारेण राज्य का विस्तार लॉर्ड डलहौजी की विदेश नीति का लक्ष्य था। डलहौजी ने कंपनी के राज्य विस्तार के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया, उनमें सबसे पहला जो साधन था विद्यार्थियों, युद्ध के द्वारा, जो हम अब से पहले कर चुके हैं। हमारे अध्ययन में ये इस पे बात हो चुकी है कि द्वितीय सिख युद्ध हुआ और उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। द्वितीय बर्मा युद्ध करके पेगू पर अधिकार कर लिया। नेपाल और भूटान राज्यों के बीच में स्थित सिक्किम के छोटे से राज्य को भी लॉर्ड डलहौजी ने दार्जिलिंग और आसपास के कुछ जिले देने के लिए बाध्य किया, क्योंकि वहाँ के राजा ने कुछ अंग्रेजों के साथ में, खासकर जो इंग्लिश डॉक्टर्स थे, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया था। तो इनको अपनी शक्ति के द्वारा, युद्ध के द्वारा पराजित करके इस के लिए बाध्य किया और उनको अपने अधिकार में ले लिया। दूसरा विद्यार्थियों, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर या कोई और आधार, उसके पर इन्होंने कुछ राज्य प्राप्त किए। इसमें सबसे जो जबरदस्त उदाहरण है, प्रमुखता से जिस राज्य का नाम लिया जाता रहेगा, 1856 में अवध को शासन प्रबंध यानी कि कुशासन, शासन प्रबंध की खराबी के आधार पर, यानी कि विद्यार्थियों कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किया गया।
जबकि अवध वो राज्य था 1765 से लेकर और 1856 तक जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया और अंग्रेजों को बेशुमार दौलत अवध के शासकों के द्वारा मिली। एक दूध देने वाली गाय अंग्रेजों के लिए अवध का राज्य हो गया था और उस राज्य को और जितने भी गवर्नर्स आए और डलहौजी की बात हो, उन्होंने जब भी अवध के शासकों ने कुछ प्रजा के हित में करना चाहा, अपने प्रशासन को सुधारना चाहा, अपने मंत्रियों को नियंत्रित करना चाहा, अपनी सेना को संगठित करना चाहा, सेना का विस्तार करना चाहा, प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न की और उस मंशा को फलीभूत नहीं होने दिया जो शासकों की अच्छी मंशाएं थी। उल्टा शासकों को आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध करवाए, मनोरंजन के साधन उपलब्ध करवाए, व्यभिचार के साधन उपलब्ध करवाए और प्रजा से दूर एक अलग प्रकार की दुनिया में शासकों को ले गए। शासक भी उस षड्यंत्र का शिकार हो गए। कुछ शासक विवश हो गए, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। तो वहाँ इतना वफादार जो राज्य इनका रहा, जहाँ से इतना धन इनको प्राप्त हुआ, उस राज्य को भी इन्होंने नहीं बख्शा और कुशासन का आरोप लगाते हुए, प्रजा पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया। ये हम इसका अध्ययन पहले विस्तार से कर चुके हैं। ऐसे ही 1853 में बरार का जो एक छोटा स्टेट था वो हैदराबाद के निज़ाम से छीन लिया गया। निज़ाम अंग्रेजी सेना के जो खर्चे थे उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा था और कर्जा बढ़ता जा रहा था। जो संधि थी होती थी अंग्रेजों के बीच में और स्थानीय शासकों के बीच में, उसमें यह था कि उन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक अंग्रेजी सेना रहेगी, शासक की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना रहेगी और उस अंग्रेजी सेना का व्यय यानी कि उसका खर्चा संबंधित राज्य को भुगतान करना होगा। होता उल्टा था। ये सेना जो उस राज्य के खर्चे पे रखी जाती थी वो उसी राज्य के जो राजा हैं, शासक हैं, उनकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए रखी जाती थी। तो निज़ाम हैदराबाद में जो सेना रखी गई उसका खर्चा उसका व्यय नहीं चुका पा रहा था और कर्जा बढ़ता जा रहा था। इस कारण कपास उत्पन्न करने वाले कॉटन प्रोडक्शन वाला बरार का जो उपजाऊ प्रदेश था, क्योंकि जो इंग्लैंड में जो कपड़ा उद्योग था, लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो फैक्ट्रीज मिलें थी, उनके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल चाहिए था, कपास चाहिए थी। तो वो जो कपास का प्रोडक्ट करने वाला बरार का उपजाऊ प्रदेश, उसको अंग्रेजों ने छीन लिया और अपने राज्य में मिला लिया। तीसरा है विद्यार्थियों पद और पेंशन की समाप्ति। आप जानते हैं कि कुछ भारतीय नरेशों के पास अपने जो पैतृक राज्य थे वो नहीं रह गए थे, नहीं थे उनके पास में, अंग्रेजों ने ले लिए थे। परंतु उस समय तक भी वे राजा या नवाब का जो पद है, डेजिग्नेशन जो है, उसका उपभोग करते थे और पेंशन प्राप्त करते थे।
अंग्रेजों के पेंशनर बन के रह गए थे। मुख्यतः जो गवर्नर जनरल जिसकी हम बात करें, वेलेस्ली ने उनकी यह स्थिति बना दी थी। उनके राज्य ले लिए और ये लो भाई, ये आपका महल है, इसमें आप, ये आपका रेजिडेंस है और इतनी पेंशन आपको मिलेगी, इतने आप सैनिक रख सकेंगे, इतने आप नौकर रख सकेंगे, हर चीज़ का एक उनको प्रतिबंध, इससे अधिक नहीं रख सकेंगे। सारे नियम कानून कायदे बना के पेंशन दे दी और अपने हवेली के अंदर, महल के अंदर रहेगा। डलहौजी आया तो डलहौजी को ये पसंद नहीं आया। 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु होने पर डलहौजी ने किसी को भी उसका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। यद्यपि बाद में उसके निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया। 1855 में तंजौर के राजा की मृत्यु हो जाने पर उसके भी किसी को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया गया। अब कर्नाटक के बाद में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कर्नाटक का राजा मर गया 1853 में। 1855 में तंजौर का राजा मर गया, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यानी कि पेंशन का जो भार अंग्रेजों पर था वो अंग्रेजों को नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कोई नॉमिनी नहीं है। 1833 ईस्वी में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र, जो दत्तक पुत्र था, अडॉप्टेड सन, को उसके पिता को दी जाने वाली 8 लाख रुपया जो प्रतिवर्ष पेंशन है वो नहीं दी गई। कहा यह गया कि वह पेंशन बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत रूप से दी गई थी, अतः उसकी मृत्यु से ही उसका व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो जाता है। तो नाना साहब, जो कि उसका अडॉप्टेड सन है, भारतीय हिंदू उत्तराधिकार नियम में तो वो एक मतलब है, उसका एक बिल्कुल वारिस है, वैध वारिस है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि उस बाजीराव द्वितीय गए तो उसके साथ ही वो पेंशन खत्म हो गई और उनके किसी भी नॉमिनी को पेंशन नहीं मिलेगी। ये उन्होंने पेंशन और जो पद हैं उनके समाप्ति के साथ ये कर दिया। अब इसके बाद है डलहौजी की गोद लेने की प्रथा को अस्वीकार करना। देखिए, आप जानते हैं विद्यार्थियों कि भारत में जब किसी के बच्चा नहीं होता है, निसंतान लोग किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। वो बच्चा उनके परिवार से भी हो सकता है, उनके रिश्तेदारों से भी हो सकता है, उनके दोस्तों से भी हो सकता है और कोई अपरिचित भी हो सकता है। वो बच्चा यदि कहीं सड़क से अनाथ बच्चे को उठा करके लाए हैं वो भी हो सकता है, और उस बच्चे को अपने पिता के, जो व्यक्ति उसको लाया है और उसको अपना नाम दे रहा है पिता के रूप में, वो उस पिता के समस्त चीज़ों का जो है वारिस हमारे यहाँ उसको स्वीकार किया जाता है। अब डलहौजी रहा साम्राज्यवादी और उसको अब कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीका हमेशा ढूंढता है कैसे राज्य का विस्तार किया जाए। उसने तो जो गोद लेने की जो प्रथा थी उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उस आधार पर सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संभलपुर, अवध माफ करना, अवध नहीं है विद्यार्थियों, अवध को कुप्रशासन के आधार पर लिया गया था। सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, संबलपुर, इनको इन्होंने ले लिया और अब हिंदू विधि के अनुसार उन लोगों ने बच्चे गोद लिए थे, उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया अंग्रेज़ों ने, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। अंग्रेज़ों ने प्रारंभ से ही ये जो अधिकार था इसको
प्रारंभ में स्वीकार कर लिया था। 1825 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक सत्ताधारी शासक को हिंदू कानून के अनुसार लड़का गोद लेने का अधिकार है और अंग्रेज सरकार इस अधिकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। यह उन्होंने स्वीकार कर लिया था। परंतु कुछ समय पश्चात ब्रिटिश सरकार ने इस नीति में परिवर्तन कर दिया। उसने घोषणा की कि अधीनस्थ राज्यों के नरेशों को किसी भी बच्चे को गोद लेने से पहले अंग्रेजी सरकार से अनुमति लेनी होगी। 1831 में बंबई की अंग्रेज सरकार ने यह भी दावा किया कि परिस्थितियों के अनुसार अंग्रेजों को भारतीय नरेशों की बच्चा गोद लेने की प्रथा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है। तो विद्यार्थियों, अंग्रेज सरकार अपने इस अधिकार का व्यावहारिक दृष्टि से किस प्रकार उपयोग करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। अनेक अवसरों पर उसने नरेशों को बच्चा गोद लेने का जो प्रार्थना पत्र था उसको स्वीकार किया और उनको मान लिया, जबकि कुछ ऐसे अवसर आए कि उन्होंने बच्चों नरेशों के जो राजा थे उनके बच्चा गोद लेने के अधिकार का विरोध किया। अंग्रेज यह अवश्य चाहते थे कि शासक अपने मृत्यु से पहले ही किसी बच्चे को गोद ले ले, परंतु बहुत से अवसरों पर इसका पालन न होने की दशा में भी अंग्रेजों ने गोद लिए हुए बच्चे को स्वीकार कर लिया था। विद्यार्थियों, शेष अगले व्याख्यान में।